नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ये टॉपिक मैंने कक्षा 10 की भूगोल की किताब से लिया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक सीरीज़ का हम आगामी चरण जो है वो कक्षा 10 की भूगोल की किताब को भी साथ में चला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम संसाधन एवं विकास। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। संसाधन एवं विकास, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि संसाधन होता क्या है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है लेकिन बड़ा सामान्य सा इसका उत्तर है कि वे समस्त वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति में, कौन सी आवश्यकताएं? दैनिक क्रियाकलाप की। दैनिक क्रियाकलाप की यदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली चीज़ें हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम संसाधन के रूप में पहचान करेंगे। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। संसाधन की बात करें तो मनुष्य स्वयं भी संसाधन का एक हिस्सा है, ये चीज़ मान करके चलनी है। और यदि मनुष्य को हमने संसाधन का हिस्सा माना है तो हमें कुछ परस्पर संबंध निकालने हैं जो इस चित्र में यहाँ पर आपको देखने हैं कि मनुष्य का भौतिक पर्यावरण से मतलब प्रकृति से संबंध, संस्थाओं से संबंध, प्रौद्योगिकी से संबंध। ये सारे के सारे संबंध हमें किस चीज़ को बता रहे हैं? ये सारे के सारे संबंध संसाधनों के उपभोग, संसाधनों की उपलब्धता और संसाधनों के उपभोग से संबंधित संस्थाएं, इन सब का मनुष्य से संबंध बता रहा है। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यदि संसाधनों का हम वर्गीकरण करें, यहाँ से डेफिनेट सवाल आने वाला है, नोट कर लेना। संसाधनों के यदि हम वर्गीकरण करें तो कुछ आधार हैं जिन पर हमने वर्गीकरण करना है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ये कुछ आधार दे रखे हैं जिनके आधार पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण करना है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधन दो प्रकार के बताए हैं, जैव और अजैव संसाधन। ये सवाल बनेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो वो जैव और अजैव संसाधन हो जाएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ये क्या होते हैं हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के हमने देखने हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये चार प्रकार के संसाधन हो जाएंगे। विकास के स्तर के आधार पर वो संभावी है या विकसित है या संचित कोश है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये तीनों प्रकार बड़े इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल हम आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसको यहाँ पर इन्हीं को टेबल के माध्यम से उदाहरण सहित समझाया गया है। ठीक है, इसकी चर्चा हम अभी इस चैप्टर में करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों का वर्णन करना है। जैव संसाधन, सीधा सा मतलब ये है कि जो सजीव हो, जिसमें जीवन व्याप्त हो, वो सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, ये सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले संसाधन हैं। अजैव में कौन से आएंगे? सारे के सारे निर्जीव। निर्जीव कौन से? जैसे उदाहरण दें हम, चट्टानें, धातुएं, भौतिक प्रदेश, खनिज संसाधन, सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को हमने दो भागों में बांटा था। यहाँ से सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है, पुनः नवीकृत किया जा सकता है,
उनको उसी रूप में पुनः लाया जा सकता है तो वो नवीकरणीय संसाधन होंगे। और उदाहरण इसी बुक में से आरपीएससी पूछेगी, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेट यूजीसी नेट भी यहीं से सवाल उठा लेती है। उदाहरण सौर और पवन ऊर्जा बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। जल, वन और वन्य जीव ये नवीकरण योग्य संसाधन हैं। इन संसाधनों को सतत और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जिनका पुनः उपयोग नवीकरणीय संभव ना हो। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है, जिसको आप चक्रीय यूज ले सकते हैं वे भी अनवीकरणीय में ही आने हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। पुनः चक्रणीय में कौन से आ जाएंगे? समस्त धातुएं। समस्त धातुएं ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पुनः चक्रीय में आ जाएंगे। और कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनको एक बार उपयोग कर लिया उनका पुनः नवीकरण संभव नहीं होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। ये कौन से संसाधन होंगे? वो अनवीकरणीय होंगे। इनको उपयोग करने के बाद में ये खत्म हो जाते हैं। सिर्फ क्या छोड़ते हैं? ये प्रदूषण छोड़ते हैं, जो कि हमें प्रकृति में भुगतना पड़ता है। इसके अलावा इनका पुनःचक्रण नहीं हो पाता है, न ही इनको पुनः तैयार किया जा सकता है। इनके सीमित संसाधन हैं, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार थे वो मैंने अभी बताए थे। 4 प्रकार बताए थे: व्यक्तिगत, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? जो निजी होंगे, जो किसी व्यक्ति के अंडर होंगे। जैसे हमने चारागाह की बात की, तालाब की बात की, कुएं की बात की, भूखंड, घर, जायदाद, ये सारे के सारे जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसकी निजी संपत्ति हैं, वो सारे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होंगे। क्लियर है? व्यक्तिगत का जस्ट विपरीत कौन सा होता है? सामुदायिक, जिसको आप गवर्नमेंट कह देते हैं, राजकीय संसाधन कह देते हैं। वे संसाधन जो कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो किसी गांव की शामिलात भूमि जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, कोई खेल का मैदान हुआ, सार्वजनिक पार्क हुआ, पिकनिक स्थल हुआ, ये सामूहिक या सामुदायिक स्वामित्व के वाले संसाधन कहलाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय का मतलब इसी शब्द से ही आपने ध्यान में रखना है, वे समस्त देश के संसाधन जो राष्ट्रीय महत्व के हो, जिन पर अधिकार बनाने का, जो कानून बनाने का अधिकार है, वो सारा का सारा केंद्र सरकार के हाथ में होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? जैसे यहाँ से एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि सारे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंतर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, जिसको हम 22.2 किलोमीटर कह देते हैं, ये एक्चुअल में 21.8 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट। ये 22.2 यहाँ पर गलत है, 21.8 किलोमीटर। तथा महासागरीय क्षेत्र में भूभागीय समुद्र जहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं और जिस पर एक देश का अधिकार होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा देशों का अधिकार हो, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत उस पर नियंत्रण रहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो हम खनन करते हैं संसाधनों पर, किसी देश का अधिकार ना हो करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत वहाँ पर हमने क्या करना है? खनन कार्य करना है। तो वो कौन से संसाधन होंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। क्लियर है? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन किस प्रकार के हैं? तो सबसे पहले हमने संभावी साधन की बात करनी है।
ये संभावित संसाधन होते कौन से हैं? ये वे संसाधन हैं जो किसी देश में विद्यमान तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो भविष्य में कभी उपयोग किए जाएंगे। तो ऐसे संसाधन कौन से कहलाएंगे? संभावित संसाधन कहलाएंगे। उनका वर्तमान में विकास अभी सही ढंग से हुआ नहीं है। फिर है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ये वे संसाधन हैं जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी हैं और वर्तमान में उनके उपयोग के लिए वे तैयार हैं। प्रौद्योगिकी आधार पर उनका उपयोग किया जा सकता है, वे विकसित संसाधन कहलाएंगे। फिर है भंडार। भंडार भंडार में भी संभाव्य की तरह ही आपने इसको समझना है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास नहीं हुआ है, इस अभाव में वो अपनी पहुंच से बाहर हैं। वो क्या होंगे? वो भंडार के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप मुख्य जो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा, मुख्य हिस्सा माना जाता है और वो खनिज भंडार से ओतप्रोत है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण उस गोंडवाना लैंड के हिस्से से अफ्रीका महाद्वीप से विस्तृत खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भंडार तो हैं। ये चीज़ आपने इस रूप में समझनी है। संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है परंतु तकनीकी ज्ञान के अभाव में यहाँ पर तकनीकी ज्ञान की सहायता से उनको उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अभी तकनीकी ज्ञान का अभाव है, ये आरंभ नहीं हुए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम पढ़ें तो बांधों में जल, वन आदि संचित कोष का ही हिस्सा है, लेकिन अभी ये उपयोग में नहीं आ रहे। इनको भविष्य के रूप में, भविष्य के संसाधन के रूप में माना जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? संसाधनों का विकास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संसाधनों के विकास के अंतर्गत हमने क्या देखना है कि वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है, वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है उनको हमने संरक्षित कैसे करना है, उनको हमने संरक्षित करना कैसे है, उनको बचाना कैसे है, उनके दुरुपयोग को हमने कैसे दूर रखना है, संसाधनों से दुरुपयोग नहीं होने देना है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। कारण क्या है कि वर्तमान में मनुष्य जो संसाधन है उसकी संख्या बहुत बढ़ रही है। सीधा सा हमने क्या करना है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को इंगित करते हुए ये बताना है कि प्रकृति में जो संसाधन हैं वो उच्च थे, लेकिन जनसंख्या विस्फोट होने के कारण इन संसाधनों की संख्या कम रह गई है, लेकिन मनुष्य आर्थिक लालच में इनका भी उपभोग किया जा रहा है। तो ऐसा होने से भविष्य में ये संसाधन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, भविष्य को देखते हुए उन संसाधनों को वर्तमान में संरक्षित करना है। यही संसाधन विकास का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा। इसका उदाहरण यदि हम पढ़ें तो हमने भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये सारे के सारे प्रकृति के संकट हैं जिनसे हमें बचना है। मनुष्य के क्रियाकलाप ही इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनको सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्तमान में जो संसाधन हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ियों के उपभोग के लिए उनको सुरक्षित करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पुनः बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है, जैसे कोई संसाधन है वर्तमान में है, इसको वर्तमान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इसका उपभोग कर पाएं। इस दृष्टिकोण से हमें इनको वर्तमान में क्या करना है? वर्तमान में सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। ये चीज़ ही क्या कहलाती है? सतत पोषणीय विकास कहलाती है। ऐसे सतत पोषणीय विकास के लिए हमारे
विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सम्मेलन हो चुके हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 का। इसका सीधा सा संबंध इस क्षेत्र से है, प्रकृति बचाओ से है, पर्यावरण बचाओ से है, कि पृथ्वी पर जो भी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है, जो वैश्विक मुद्दे, जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, जैसे ओजोन क्षरण की बात करें, तो इस प्रकार की जो वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर चर्चा के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए रियो डी जेनेरेरिया कहाँ पर है? रियो डी जेनेरेरिया ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरेरिया, वहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अब यहाँ से आपसे सीधा सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरेरिया में हुआ था। रियो डी जेनेरेरिया कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी पृथ्वी सम्मेलन की एक बहुत ही शानदार घटना ये थी एजेंडा 21। एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है? ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये वास्तव में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ही एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 21वीं शताब्दी को संरक्षित करने के लिए किस आधार पर? सततपोषणीय विकास के आधार पर हमने 21वीं शताब्दी को संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। ये इसका उद्देश्य था। अब इसमें क्या था? पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा करना था। किसके माध्यम से? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में जितने भी एजेंडा 21 के अंतर्गत रियो सम्मेलन में जो 100+ देश सम्मिलित हुए थे, उनके सभी के राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर साइन किए थे। ये बहुत बड़ा एक कदम था। किसको? पर्यावरणीय संरक्षण को गति देने के लिए। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। संसाधन नियोजन उसी का एक हिस्सा है। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन होता क्या है? जैसे मैंने आपको सततपोषणीय विकास की बात की थी, सततपोषणीय विकास भी संसाधन नियोजन का ही एक हिस्सा है कि भविष्य में इनके उपयोग को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उपयोग करना है, वर्तमान में इनको संरक्षित करना है। ऐसा यदि हम मान करके चलते हैं संसाधनों के बारे में, तो वो संसाधन नियोजन के रूप में माना जाता है। भारत में संसाधनों की विविधता तो है, लेकिन यहाँ पर बहुजन समुदाय होने के कारण इनका अति उत्खनन हो रहा है। अति उत्खनन हो रहा है, तो अति उत्खनन को सीमित करके और भविष्य में उसके उपयोग को सुनिश्चित करके हमने संसाधन को नियोजित करना है। फिर वो किसी आधार पर हो सकते हैं, वो खनन के माध्यम से भी हो सकता है कि खनन को संरक्षित करना है, वो वनों को संरक्षित करना है, इस माध्यम से भी हो सकता है, वो भूमि कटाव को संरक्षित करना है, इसके माध्यम से भी हो सकता है, वो जन समुदाय पर, जन समूह पर, मतलब अति जो जन्म दर है उसको भी नियंत्रित करके भी किया जा सकता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। भारत में संसाधन नियोजन ये वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जनसंख्या ज़्यादा है तो मांग बहुत ज़्यादा होती है, और मांग होगी तो उसकी सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मांग की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है, और पूर्ति करेंगे तो हमें संसाधन दोहन करना पड़ेगा। तो हम उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो उसका सबसे बड़ा जो उपयोगी साधन हो सकता है वो है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास से हम जो भी संसाधन हैं
उसका वैकल्पिक मार्ग निकालना है। वैकल्पिक मार्ग निकालना है। वैकल्पिक मार्ग से हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों के दोहन को हम चेक कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी प्लानिंग भारत में सबसे पहले कब की गई थी, तो वो है पहली पंचवर्षीय योजना में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक थी। तो यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना से ही हमने क्या किया है, संसाधनों के नियोजन की योजना बना करके रखी है। और उसका पहली पंचवर्षीय योजना का जो क्षेत्र था वो कृषि से आधारित था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संरक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की थी वो 1968 ईस्वी में। देखिए 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लेना आप। 1974 ईस्वी में स्माइल इज ब्यूटीफुल इस टाइटल से एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके रचनाकार कौन थे, सुमेशर थे। सुमेशर थे। इसका भी संबंध संसाधनों के संरक्षण से ही है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। इसी के आधार पर 1987 ईस्वी में बर्टलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। वो भी तत्व पोषणीय विकास पर आधारित ही थी। और तत्व पोषणीय विकास को मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को संरक्षित करके भविष्य में उनके उपयोग को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, तत्व पोषणीय विकास कहलाता है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। क्लियर है। अब यदि हम बात करें कि जो 1987 की बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, इसका सब टाइटल क्या था, हमारा साझा भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना। क्लियर है। इसी के आधार पर फिर 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो इसको भी वहां पर रेखांकित किया गया था। क्लियर है। अब बात करते हैं हम भू संसाधन की। भू संसाधन की देखें, भू संसाधन को यदि हम भूगोल में देखना है तो हमें, जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं कि 43% यहाँ पर मैदान है, 27% हिस्सा यहाँ पर पठारी है। भूमि के उपयोग की यदि हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखें तो पहली बात ये निकलती है कि भू उपयोग को हम किसके माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसका नाम है विभाजित वृत्तारेख। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना। विभाजित वृत्तारेख। विभाजित वृत्तारेख सबसे सर्वोत्तम इसकी ये विधि है किसकी, भू संसाधन को दिखाने की। क्लियर है। अब इसके आधार पर हुआ क्या है, हम एक तुलनात्मक व्यू लेकर के देखते हैं। यहां ध्यान दें, देखें ये 1961 का आंकड़ा है भू उपयोग से संबंधित। ये 2008-9 का आंकड़ा है भू उपयोग से संबंधित। यहां पर भूमि उपयोग के 9 प्रकार दिए हुए हैं। इसमें हमने सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये देखना है। दोनों में तुलना करके देखें तो सामान्य उपयोग जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 2008-9 में 60-61 की बजाय बढ़ा है। और लगभग कितना बढ़ा है, 1%। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि 10वीं क्लास में ये आपको दिया हुआ है, ये चीज आपने पढ़नी है। क्लियर है। फिर हमने क्या देखना है इसमें, ये इन दोनों आंकड़ों को यदि हम देखें तो जो वनों का क्षेत्र है वो भी अब बढ़ा है। वनों का क्षेत्र भी बढ़ा है। यदि हम इस मद को देखें यहाँ पर तो बंजर भूमि या अयोग्य भूमि जो 12
0.1% थी वो 8.61% ही रह गई है। तो बंजर भूमि भी घटी है। प्रत्येक की तुलना करने पर हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में ये आता है कि भू उपयोग जो है भू उपयोग जो है वो बढ़ा है। किसकी तुलना में? 60-61 से 8-9 2008-9 में भू उपयोग बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि बंजर भूमि यहाँ पर घट रही है। कहाँ पर? 8-9 में। वर्तमान में तो और भी घट गई है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? कृषि योग्य यदि बंजर भूमि की बात करें, देखें यहाँ पर कितनी है? 6.23 और यहाँ पर 4.17। तो यहाँ से भी वही कहानी निकल करके आती है कि भू उपयोग का स्तर बढ़ा है। अब भू उपयोग के अंतर्गत जो ये चीज दे रखी है कि बंजर और अयोग्य भूमि कौन सी होती है, चारागाह गोचर भूमि क्या होती है, कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है, शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र क्या है, तो इनमें से सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए सबसे पहले हम वन की बात करते हैं। तो वन जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और सघन है कि विरल है, वो हम वनों के वर्गीकरण में अलग से पढ़ लेंगे। तो वन के अंतर्गत आने वाले जो भी वन से संबंधित भूमि है वो आ जाएगी। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो बंजर और गैर कृषि योग्य अयोग्य भूमि। कृषि की अयोग्य भूमि जिस पर कृषि ना ही की जा सके वो कौन सी हो जाएगी? बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा इसका रूप कौन सा है कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। जैसे कोई कृषि भूमि है जिस पर हमने इमारतें बना दी, सड़कें बना दी, उद्योग लगा दिए, थी तो वो कृषि योग्य भूमि, लेकिन हमने वहां पर क्या बना दिया है? ये सारी सांस्कृतिक भूदृश्य बना दिए हैं। तो वो भूमि क्या हो जाएगी? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हो जाएगी। ठीक है। अब इस शब्द को ध्यान में रखना है, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। ये सवाल ऐसे कैसे पूछा जा सकता है कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि का उदाहरण बताओ। तो आपसे वहां पर बंजर भूमि भी पूछ लेंगे, इमारतों को पूछ लेंगे या चारागाह को पूछ लेंगे। तो आपने टिक इनमें से करना है कुछ। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो वो भूमि है जहां पर स्थायी चारागाह या अन्य गोचर भूमि, चारागाह से संबंधित भूमि गोचर भूमि, ठीक है, वो बना दी गई है। या दूसरा विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन जहां पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल नहीं है, वहां पर बागवानी तो है लेकिन फसल का बोया गया क्षेत्र नहीं है, तो वो कौन से आएगा? वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां पर 5 से अधिक वर्षों तक कोई खेती नहीं की गई है, वो भी किस में आ जाएगी? वो प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि आ जाएगी। यहाँ प्रति तो नहीं है लेकिन 5 साल से अधिक यहाँ पर कृषि नहीं की गई है, तो उसको कृषि अयोग्य भूमि मानना है। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रतिभूमि क्या होती है? प्रतिभूमि के दो रूप हैं। देखें, एक तो वर्तमान प्रति जहां पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती न की गई हो। एक होता है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि जहां पर पुरातन मतलब 5 वर्ष तक वहां पर कृषि ना की गई हो, 1 से 5 वर्ष तक वहां पर कृषि ना की गई हो, वो आ जाएगा। मतलब यहां पर समय का 1 वर्ष के लिए कहें तो वो कौन सा आ जाएगा? वर्तमान प्रति। और 1 से 5 साल के लिए कह दें तो वो वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि आ जाएगी। ठीक है। इसको एक पर्टिकुलर नाम से भी जाना जाता है, पुरातन प्रति। पुरातन प्रति, ये ध्यान में रखना। पुरातन प्रति क्या होता है? जिसमें 1 से 5 वर्ष तक के लिए खेती ना की गई हो, वो पुरातन प्रति के अंतर्गत आएगा। क्लियर है?
शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फसलीकरण यही होता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर सकल कृषि क्षेत्र शब्दावली का उपयोग भी किया जाता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई होती है, सिंचाई होती है, फसलों के लिए सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी हो, वहाँ पर 100% शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र माना जाएगा। क्लियर है? अब भारत में भू उपयोग का प्रारूप ये हमें पढ़ना है। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट देखें तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन इसका 93% भाग ही है जो भू उपयोग के काम आता है। 7% भू उपयोग के काम आने वाला नहीं है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब जो हमने यहां पर पढ़ा है, जो हमने यहां पर पढ़ा है, इसी से संबंधित सारी चर्चा हमें आगे के पाठ में मिल जाएगी। क्लियर है? देखें, जो हमने शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र की बात की थी, जहां पर सिंचाई के लिए हमने बात की थी, वहां की बात करें तो भारत में 54% ऐसा हिस्सा है जहां पर कम से कम एक हिस्से में खेती की जाती है, शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत में सबसे ज्यादा ऐसा क्षेत्र है कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। ये ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा सिंचाई भूमि यहीं पर है। यदि भारत के पर्वतीय क्षेत्र देखें या द्वीप समूह देखें, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, यहाँ पर शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र 10% से भी कम है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? सीधा आने वाला सवाल है। 1952 में। क्या निर्धारित था इस वन नीति में? इसमें निर्धारित ये था कि भारत की जो भौगोलिक भूमि है, इसमें कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। है क्या वर्तमान में? नहीं है ऐसा। तो भारत में वनों का अभाव है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? जैसे कि हम पीछे चर्चा करके आए हैं, उस चीज को मैंने यहां पर फिर से अंडरलाइन किया है कि भू उपयोग का एक ऐसा भूभाग जहां बंजर भूमि हो और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि हो, उसकी हमने पीछे चर्चा की थी कि बंजर भूमि तो क्या होगी? बंजर भूमि वो होगी जहां पर कृषि कार्य ना किया जा सके। जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा सके वो तो बंजर हो जाएगी। और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जहां पर हमने सांस्कृतिक भूदृश्य बना दिए हैं, क्या वहां पर बस्तियां बसा दी, वहां सड़कें बना दी, वहां रेल लाइनें बना दी, वहां उद्योग लगा दिए, ये क्षेत्र कौन से होंगे? वो गैर कृषि कार्यों में प्रयोजन में लगाई गई भूमि के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण और उपाय। देखिए भूमि निम्नीकरण होता क्या है, ये चीज हमें पहले समझनी होगी। भूमि निम्नीकरण क्या है? देखिए भूमि के प्रदूषण की बात करें, भूमि के प्रदूषण की बात करें, क्योंकि भूमि भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। भूमि का सीधा सा संबंध हम मिट्टी से लेकर के चलें, ठीक है, मृदा से लेकर के चलें, तो मृदा में प्रदूषण जो होता है वो भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यदि हम भारत में देखें कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि इस समस्या से ग्रसित है, इनमें से 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आता है और 56% क्षेत्र जो है वो जल अपर्दन से संबंधित होता है, जल अपर्दन से संबंधित। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मिट्टी का कटाव मिट्टी प्रदूषण है।
मिट्टी में अवांछित पदार्थों का मिल जाना मिट्टी का प्रदूषण है। यही दोनों भूमि निम्नीकरण के उदाहरण माने जा सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कैसे होते हैं ये? इसका सबसे बड़ा कारक कौन है? स्वयं मनुष्य है। स्वयं मनुष्य है। कैसे करता है वो? वनोन्मूलन, वनों की कटाई किया, अति पशुचारण किया, खनन कार्य किया, तो उसने परिणाम क्या दे दिया हमें? भूमि के निम्नीकरण को परिणाम स्वरूप हमें भेंट कर दिया है, जो कि बहुत ही त्रासदी का, बड़ी त्रासदी का सूचक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये एक चित्र आपको दिया गया है, इसमें आपने ध्यान में रखना है। इस चित्र में जो 56% भूमि निम्नीकरण का कारण है वो जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र है। ये सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। आपको ये अवरोही या आरोही क्रम में स्थापित करना भी दिया जा सकता है। सबसे कम क्षेत्र जो भूमि निम्नीकरण का है वो कौन सा है? लवण और क्षारीय क्षेत्र है। उससे ज्यादा वायु द्वारा अपर्दित, उससे ज्यादा वन उन्मूलन का, और सबसे ज्यादा जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब जल द्वारा अपर्दित या वन द्वारा निम्नीकरण या वायु द्वारा अपर्दित, उसके प्रारूप कौन से है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, खनन कार्य के अंतर्गत हम चर्चा कर ही चुके हैं कि खदानों को खोदेंगे तो उससे भूमि का निम्नीकरण होगा। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द घटना हो रही है उसको हमने देखना है, जैसे कि अति पशुचारण। अति पशुचारण ये कहां पर सबसे ज्यादा घटित हो रहा है? कहां हो रहा है अति पशुचारण? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। यदि हम अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण की बात करें तो वो कहाँ होगा? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर है? अब बात हम मृदा संसाधन की बात करते हैं। मृदा संसाधन की, देखिए, मृदा संसाधन की जब भी बात करेंगे तो हम मिट्टी के प्रकार देखेंगे, क्योंकि मिट्टी के प्रकार जब तक नहीं पढ़ेंगे तो एक एक मिट्टी की क्या विशेषता है वो हमें नहीं पता लगेगी, और उनके संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता लगेगा। तो सबसे पहले हम मिट्टी का जो धरातल से लेकर के और पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जो जमाव रहता है, जो इसकी परिच्छेदिकाएं बनती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, जिसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यहां चित्र में देखें। इस चित्र में देखने से समझ में हमें क्या आता है कि धरातल के जो ऊपरी हिस्सा है उसको ऊपरी संस्तर की मृदा कहते हैं। यहां पर जो जैविक पदार्थ से संबंधित क्रियाकलाप हैं, जैविक पदार्थ के जो जमाव है वो सबसे ज्यादा होंगे। जैसे जैसे हम ह्यूमस की बात कर लें, खाद की बात कर लें, पेड़ पौधों से जो वनस्पति से पत्तियां, उनकी टहनियाँ जो भी जड़ती हैं वो इसी में मिल जाती है, खाद का काम करती हैं। या जो जैविक इसके संसाधन हैं, जैसे कोई पशु हुआ, कोई भी जैविक संसाधन जो इसी में मिल करके उर्वरक का काम कर दें, मतलब ये सारा का सारा ऊपरी जो संसाधन है मिट्टी का, वो किस से निर्मित है? वो जैविक पदार्थों से ओतप्रोत है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके नीचे की जो परत आती है, इसके नीचे की जो परत आती है उसमें अपक्षित चट्टानें, जिसमें क्या चीज विशेष होगी? बालू, सिल्ट और मृत्तिका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उससे नीचे क्या होगा? उसके नीचे अधस्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें होंगी। आधारित चट्टानें हैं, इसमें अपक्षय है, अपक्षय है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसके नीचे जो चट्टान होगी उसमें अपक्षय नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चार जो परिच्छेदिका है यहां से लेकर के ये, इन चारों परिच्छेदिका को क्रम से आपने धरातल के ऊपरी हिस्से से लेकर के और आंतरिक भाग की तरफ ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके बाद हम मृदाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। सिंपल सी बात है,
जलोढ़ मृदा कहते किसे हैं? देखें, जो भी नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है, उसके जमाव से जो मिट्टी बनी है वो जलोढ़ मृदा कहलाएगी। क्लियर है? वो आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक जमाव होता रहा है, उसके कारण इसके विभिन्न नाम हैं। प्रमुख नाम इसके बांगड़ और खादर योगा, बांगड़ और खादर योगा, जैसा कि आपकी इसी किताब में यही वर्गीकरण दे रखा है खादर और बंगड़ का। खादर और बंगड़ के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है? पहला ही सवाल, बंगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। यही सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा सवाल इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी होगी। कारण क्या है? इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये गन्ने, चावल, गेहूं सभी फसलों के लिए उपयोगी है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी जो मृदा है वो है काली मृदा। देखिए, काली मृदा के बारे में डायरेक्ट आने वाले सवाल क्या हैं कि इसे रेगूर मृदा कहते हैं, इसको कपास वाली मृदा कहते हैं। इसका जो जमाव पाया जाता है वो दक्कन के पठार में पाया जाता है और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पठार, ये प्रमुख क्षेत्र है। और नदियों की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास और चूने की मात्रा तो होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फास्फोरस जलोढ़ मिट्टी में तो है, लेकिन इसमें कमी होगी। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, लाल पीली मृदा। देखिए, लाल मृदा जहां भी आ जाए वहां पर लोहे के ऑक्साइड की बात करनी है आपने। लोहे के ऑक्साइड की बात करनी है। लोहे का ऑक्साइड, यदि लोहे के ऑक्साइड की बात कर दी और पीली भी बात है तो उसके साथ यदि आर्द्रता जुड़ जाए, आर्द्रता जुड़ जाए तो उस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। लोहे के ऑक्साइड हुए हैं तो लाल है और आर्द्रता जुड़ गई है तो पीली, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? लाल पीली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में इसका जमाव पाया जाता है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी। देखिए, पहला ही सवाल, लेटराइट मिट्टी, ईंट की भांति दिखने वाली मिट्टी। ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना हुआ है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये कहाँ मिलती है आपको? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक क्रमागत जब ये आती है, कौन सी? आर्द्र और शुष्क ऋतु, इस वहां पर ये लेटराइट मिट्टी मिलेगी। ठीक है? इस पर पीएच मान की बात करें तो ये हमेशा पीएच मान 6 से कम होगा, मतलब ये किस प्रकार की होगी? अम्लीय प्रकार की मिट्टी होगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्या होता है इस प्रकार की मिट्टी में? इसमें पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। मृदा के संरक्षण के लिए यहाँ पर तकनीक जो है वो अपनाई जाती हैं। इन्हीं तकनीक के आधार पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी की खेती की जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में काजू की फसल भी ली जाती है। तो ये फसलों को भी आपने याद रखना है। चाय और कॉफी की फसल की बात करनी है जो दक्षिण भारत में है, और काजू की फसल की बात करनी है जो दक्षिण भारत में है। उसके लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट जो मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा को रेतीली और लवणीय मृदा कहा जाता है। रंग लाल और भूरा होता है। क्लियर है? इसमें चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। जहां भी ये चूने के कंकड़ की सतह मिल जाएगी वहां पर फिर अवशोषण जो है वो खत्म हो जाएगा।
जल अंतः स्यंदन अवरुद्ध हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में आपको किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? तो वो मरुदभिद प्रकार की वनस्पति होती है, मरुदभिद प्रकार की, जिसको हम क्या कह देते हैं? जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर है वन मृदा। वन मृदा कहाँ मिलेगी आपको? वनीय क्षेत्र। कहाँ? पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी। और जहां भी ये मृदा मिलेगी आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको मृदा संरक्षण की आवश्यकता मिलेगी, क्योंकि वहां पर अनाच्छादन बहुत होता है। अनाच्छादन बहुत होता है। ये अधिशिलिक होती है, मतलब एसिडिक होती है, मतलब सिलिका की मात्रा यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। और वनस्पति कम होने के कारण ह्यूमस रहित होती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब मृदा अपरदन और संरक्षण को हमने समझना है, क्योंकि मिट्टी पड़ी है, मिट्टी का कटाव पड़ा है, तो इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? देखें, मृदा के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य वनोन्मूलन करता है, अतिचारण करता है, निर्माण और खनन का कार्य करता है, उसकी वजह से, और प्राकृतिक जो बाहरी बहिर्जात बल हैं उसकी वजह से मिट्टी का कटाव संभव है और होता है। क्लियर है? इसको संरक्षित करने के लिए मनुष्य को ये उपाय करने पड़ेंगे। इसका जो प्रकार है वो पढ़ लेते हैं पहले, कौन सा कि किस प्रकार से ये कटाव होता है। देखें, बहता हुआ जल जो है वो गहरी वाहिकाएं बना देता है, उसे अवनालिका पर्दन कहते हैं। ये आपको उदाहरण अवनालिका पर्दन का यहां पर देखना है। ये वाला उदाहरण अवनालिका पर्दन का है। ठीक है? ऐसी भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि। और चंबल नदी के क्षेत्र में ऐसे खड्ड देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको खड्ड भूमि भी कहते हैं। चंबल में डाकुओं के छुपने का आश्रय स्थल भी इसी प्रकार के चंबल क्षेत्र हैं, जिसको बीहड़ कहा जाता है। बीहड़, ये उत्खात भूमि है, ये बीहड़ है, ये चंबल के खड्ड हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यदि पर्वतीय क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो और पर्वतीय क्षेत्र में ढाल के सहारे पूरी एक लेयर है वो अपर्दित हो जाए, तो इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहा जाता है? चादरी अपर्दन कहा जाता है, शीट इरोजन कहा जाता है। क्लियर है? और यदि वायु के बहने के साथ मृदा की एक ऊपरी परत वहां से उड़ करके अन्य स्थान पर चली गई है, तो इसको पवन अपर्दन कहा जाता है। क्लियर है? अब इन सब से बचने के लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले हम किसको संरक्षित करते हैं? पर्वतीय क्षेत्र को। पर्वतीय क्षेत्र में हमें इनको संरक्षित करने के लिए समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए, समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए। और ढाल के सहारे जो सोपान बनाते हैं हम, इस प्रकार के जो सोपान बनाते हैं, ये अपर्दन को नियंत्रित करेंगे। और पर्वतीय क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और उनके बीच में, बड़े बड़े क्षेत्रों को पट्टियों में बांट करके उनके बीच में घास उगाई जाती है, और ये घास अपर्दन को क्या कर देती है? रोक देती है। इसको क्या कह देते हैं? पट्टी। खेतों में पट्टी बांधना। ठीक है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये पट्टी कृषि कहलाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने संसाधनों के बारे में पढ़ा और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ा, और संसाधनों में मिट्टी को विशेष तौर पर पढ़ा है, मिट्टी के प्रकार पढ़े हैं, और उनसे संरक्षण कैसे किया जा सकता है ये चीज़ पढ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरा वीडियो तुरंत शेयर कर दें, लाइक कर दें।